जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं देवदत्त मिश्रा और आज है 20 जनवरी। मैं हाजिर हूं आज के प्रमुख समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियों के साथ, जो आपकी परीक्षा में जिस पर प्रश्न बना करके आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखते हैं आज की पहली सुर्खी क्या है। आज की पहली सुर्खी है, उत्तर भारत में अगले 3 दिनों तक शीतलहर से राहत नहीं, दिल्ली के लिए मौसम विभाग का खास अलर्ट। यानी दिल्ली में जो है शीतलहर ज्यादा तेजी से पड़ सकती है। ये आपके समाचार पत्र की सुर्खी है। इस समाचार में आपको समझना क्या है, इस समाचार में आपके काम की क्या चीज है, आपकी परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है। आप अखबार पढ़ते हैं, आपने अखबार को हल्के में पढ़ दिया तो इससे काम नहीं होने वाला है। इसमें आप समझिए कि अखबार पढ़ते हुए हम परीक्षा के लिए जरूरी करंट अफेयर्स को जो है कैसे समझ सकते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है। अब बात किसकी आई? बात आई है मौसम विभाग की, बात आई है। तो परीक्षा में आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय मौसम विभाग किस मंत्रालय का हिस्सा है। विकल्प 4 दिए गए हैं: पर्यावरण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो आप समझ के 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर बताइए सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। भारतीय मौसम विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। यानी डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी कार्यभार है। पर्यावरण मंत्रालय है तो पर्यावरण मंत्री का प्रश्न उठ जाता है कि इस समय भारत के वर्तमान पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान पर्यावरण मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। कौन है? श्री प्रकाश जावड़ेकर। और श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी के पास पर्यावरण मंत्रालय भी है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी है। सूचना मौसम विभाग यानी मौसम विभाग का मतलब भारतीय मौसम विभाग, अंग्रेजी में इसको कहते हैं IMD। IMD का मतलब हो गया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। किसका हिस्सा है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का हिस्सा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। सन 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट हमारी सुर्खी क्या है। नेक्स्ट समाचार है, कल ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन में हरा दिया और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया 2-1 से जीत करके। प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न इसमें यह बन सकता है कि हाल ही में आयोजित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? आपको मालूम है कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज चल रही है वो कौन सी टेस्ट सीरीज है? उसको बोलते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। क्या बोलते हैं? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अब आईसीसी ने इस टेस्ट सीरीज को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्यों नाम दिया है, या इस नाम से जो है क्यों टेस्ट श्रृंखला आयोजित कराया जाता है? क्योंकि एलन बॉर्डर जो है ऑस्ट्रेलिया के पहले 10,000 बल्लेबाज थे और सुनील गावस्कर भी भारत के पहले जो है कह लीजिए कि 10,000 बनाने वाले बल्लेबाज से, दोनों जो है अपने अपने देशों की टीम का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। इसलिए इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का नाम क्या दिया जाता है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इस बार जो अभी मैच खत्म हुआ, कल जो मैच खत्म हुआ, उसमें उस पूरी सीरीज में सर्वाधिक स्कोर किसने बनाया था? ऋषभ पंत ने बनाया था। और सबसे ज्यादा विकेट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इस बार आयोजित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किसने लिया था? पैट कमिंस ने। पैट कमिंस कौन है? ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं। और एक बात और जाननी महत्वपूर्ण है, इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीतने के साथ ही भारत आईसीसी के टेस्ट चैंपियनशिप में अपना पहला स्थान क्या कर ली है? रिटेन कर ली है। यानी टेस्ट चैंपियनशिप की जो पोजीशन है उसमें इस समय फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? उस समय फर्स्ट पोजीशन पे भारत है, सेकंड पोजीशन पे क्या है? न्यूजीलैंड है, और थर्ड पोजीशन पे कौन है? थर्ड पोजीशन पे है ऑस्ट्रेलिया। थर्ड पोजीशन पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट समाचार क्या है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट समाचार है, मालदीव को आज मिलेगा कोविशील्ड, भारतीय वैक्सीन पाने वाला पहला राष्ट्र। आपको पता होगा कि भारत में कोविड-19 के खिलाफ
वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत ने 2 वैक्सीनों के प्रयोग की अनुमति दी है, एक कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन। मैं पिछले 2 वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कोविशील्ड का निर्माण भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है और इसको विकसित किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने। वहीं कोवैक्सीन भारत की अपनी स्वदेशी, यानी यही इसका रिसर्च हुआ और यही ये मैन्युफैक्चर हो रही है, किसके द्वारा? भारतीय बायोटेक के द्वारा। सुर्खी क्या आई है? सुर्खी आई है कि मालदीव को भी कोविशील्ड मिलने जा रहा है, यानी भारत अपने पड़ोसी देश मालदीव को भी क्या भेज रहा है? कोविशील्ड की वैक्सीन भेज रहा है। कोविशील्ड अभी मैंने बताया किससे बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसका निर्माण किया हुआ है और विकसित किया है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है मालदीव की राजधानी क्या है? प्रश्न का विकल्प पहला है माले, दूसरा है कोलंबो, तीसरा है पोर्ट लुइस, चौथा क्या है? हनोई। तो इसका सही जवाब है कि मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी है माले। कोलंबो किसकी राजधानी है? कोलंबो राजधानी है श्रीलंका की, आप जानते हैं, बहुत ही सरल सवाल है। पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है? पोर्ट लुइस राजधानी है मॉरिशस की। मॉरिशस भी हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र है, बहुत छोटा सा है, जहां ज्यादातर भारतीय मूल के लोग रहते हैं। हनोई क्या है? हनोई है वियतनाम की राजधानी। कहाँ की राजधानी है? वियतनाम की राजधानी कौन सी है? हनोई है। अब मालदीव के बारे में चर्चा उठी है तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि मालदीव कहाँ है। आइए देखते हैं मैप में कि मालदीव कहाँ है, किस जगह स्थित है। तो आप देख रहे होंगे ये अपना इंडिया है, इतना विशालकाय राष्ट्र क्या है? इंडिया आपको दिख रहा होगा। और इस विशालकाय राष्ट्र में, इस हिंद महासागर में आप मालदीव को ढूंढने लगेंगे तो शुरुआत में आपको तो मैप में दिखेगा ही नहीं कि मालदीव है कहाँ, क्योंकि मालदीव का जो क्षेत्रफल है वो बहुत छोटा है। एक तथ्य और है, क्या तथ्य है कि मालदीव के बारे में एक बात और जान लीजिए कि मालदीव जो है मालदीव एशिया का सबसे छोटा राष्ट्र है, दोनों मसलों में। किस किस मसलों में? जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी। दोनों के दृष्टिकोण से अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एशिया का सबसे छोटा सा राष्ट्र क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा है, या पूछ ले जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा है, तो वो राष्ट्र है मालदीव। कौन सा राष्ट्र है? मालदीव। मालदीव कहाँ स्थित है? मालदीव हिंद महासागर में स्थित है। ये देख रहे हैं, ये पूरा क्या है? इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन का मतलब क्या है? हिंद महासागर है। ये देख रहे हैं ग्लोब, ये पूरा महासागर क्या है? ये पूरा यहां से यहां तक महासागर क्या है? हिंद महासागर है। ये अपना इंडिया है। और अपने इंडिया से देखेंगे आप कि लक्षद्वीप सागर से थोड़ा सा नजदीक ये जो हिस्सा है, ये छोटे छोटे जो बिंदु दिख रहे हैं, ये मालदीव के क्या है? द्वीप हैं। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। और मालदीव जो है कहाँ है? मालदीव हिंद महासागर में स्थित छोटा सा द्वीप है। भारत और मालदीव के संबंधों के बारे में जान लेते हैं। तो भारत और मालदीव दोनों किसके समूह के हिस्से हैं? भारत और मालदीव दोनों जो है सार्क समूह के हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं? सार्क, SAARC। इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? दक्षेस। इसमें 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? 8 सदस्य देश हैं। सार्क यानी दक्षेस में 8 सदस्य देश हैं। एक सदस्य जो मुख्य सदस्य है वो कौन सा है? भारत है। दूसरा सदस्य देश कौन सा? दूसरा है श्रीलंका। तीसरा कौन है? पाकिस्तान। चौथा है अफगानिस्तान। पांचवा कौन सा है? मालदीव। छठा क्या है? छठा है बांग्लादेश। सातवां है नेपाल और 8वां कौन सा है? भूटान। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं, तो सार्क में है 8 सदस्य देश। कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश। सार्क का सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? भारत है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी। सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं? एक है जो है मालदीव, दूसरा है भारत, तीसरा श्रीलंका, चौथा पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, छठवां बांग्लादेश, 7वां भूटान और 8वां क्या है? नेपाल। यानी ये जो क्षेत्र है,
ये आप देखेंगे तो मैप में दक्षिण एशिया में आता है। कहाँ आता है? दक्षिण एशिया में आता है। और ये आप देखेंगे तो एक छोटा सा जो है ज्योग्राफिकल यूनिट जैसा बनता है। कैसा बनता है? भौगोलिक इकाई जैसा बनता है। इसलिए ये सब देशों को मिला करके सार्क की स्थापना की गई, ताकि जो है हम सब आपस में क्या कर सके, एक दूसरे का सहयोग कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नेक्स्ट सुर्खी जो है वो है दो धारी एमएसपी कभी जरूरत थी अब बना फांस। अभी हाल ही में देख रहे होंगे किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों की जो है पूरी की पूरी जो है लगभग 1 महीने से जो है उनका आंदोलन है। उनका आरोप है कि सरकार जो है एमएसपी को खत्म करना चाहती है। सरकार क्या चाहती है? एमएसपी को खत्म करना चाहती है। इसलिए सरकार जो है 3 कानून बनाई है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन तीनों कानूनों पर क्या लगा दी है? रोक लगा दी है कि जब सभी लोग सहमत हो जाएंगे, जब आप सभी लोगों को समझा लेंगे तब इन कानूनों को लागू करिएगा, वरना जो है आप क्या करिएगा, इस हेतु जो है 3 सदस्यों की एक कमेटी भी बना दी है कि आप पहले किसान संगठनों की यानी किसानों की चिंताओं पर ध्यान दीजिए और फिर उसके बाद जो है इसे लागू करने पर विचार करिएगा। तो मूल मुद्दा किस चीज का है? मूल मुद्दा जो है वो है एमएसपी का। एमएसपी को अंग्रेजी में एमएसपी है, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या नाम है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी क्या कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य कहने का क्या मतलब हुआ? न्यूनतम समर्थन मूल्य कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सरकार ने किसी भी उत्पाद की या किसी भी वस्तु की एमएसपी की घोषणा कर दी तो मार्केट में कोई भी व्यक्ति किसानों से सीधा एमएसपी से अधिक तो खरीद सकता है। अगर यानी सपोज कर लीजिए कि गेहूं का जो है एमएसपी सरकार ने कितना रख दिया? 1800 रुपया पर क्विंटल। तो नियम ये कहता है कि कोई भी व्यापारी अगर सीधे किसानों से गेहूं खरीदेगा तो वो क्या करेगा? कम से कम 1800 में खरीदेगा या 1800 से ज्यादा में खरीदेगा। 1800 से कम खरीदने पर क्या है? कानूनन रोक है। ये एमएसपी का प्रावधान है। ठीक है, इससे ये इसलिए बनाया गया है ताकि किसानों को कम से कम उनकी लागत का कुछ हिस्सा जो है मिल सके और किसानों की अपनी उपज जो है बाजार के जोखिमों के अधीन न रहने पाए। तो एमएसपी इस संदर्भ में जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न बनता है कि एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? एमएसपी की सिफारिश भारतीय खाद्य निगम करता है कि राजस्व विभाग करता है कि कौन सा करता है कि भारतीय रिजर्व बैंक करता है? तो इस संदर्भ में आपका जानना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो सिफारिश करता है वो है कृषि लागत और मूल्य आयोग। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सीएससीपी। सीएससीपी का मतलब हो गया कमीशन फॉर, पूरा नाम क्या हो गया? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट्स एंड प्राइसेस। इसका पूरा नाम क्या हो गया? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइसेस, यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग। एमएसपी की घोषणा कौन करता है? एमएसपी की घोषणा करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। देखते हैं अपनी नेक्स्ट सुर्खी क्या है समाचार में। नेक्स्ट क्या है समाचार में? है संसद की कैंटीन में अब नहीं मिलेगा सब्सिडी वाला खाना, लोकसभा अध्यक्ष का बड़ा बयान। आज के समाचार पत्रों की, सभी समाचार पत्रों की बड़ी सुर्खी ये है कि संसद में सब्सिडी वाला जो खाना मिलता था, 2-4 रुपए में भरपेट भोजन जो सांसदों को मिलता था, उस पर क्या हो गई है? रोक लगा दी गई है। यानी संसद में प्रतिवर्ष जो है इस पर सब्सिडी युक्त भोजन पर कितना खर्च होता था? 17 करोड़ रुपए खर्च हो जाता था। कितना खर्च हो जाता था? 17 करोड़ रुपए खर्च। और सरकार ने या कह लीजिए कि इसकी समिति ने माना है कि ये जो खर्च है ये उचित नहीं है, इसलिए ये सब्सिडी वाला खाना क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। इस संदर्भ में जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संसद का या के अंग कौन कौन से हैं? लोकसभा है या लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं, या राष्ट्रपति है, या तीनों हैं? 2 सेकंड का आपके लिए मौका है, मन में आप सोच लीजिए कि इसका सही विकल्प क्या हो सकता है। भारतीय संसद किन किन चीजों से मिलकर के, किन किन इकाइयों से मिलकर के बनी हुई है? आपने सोच लिया? तो जिन लोगों ने ये विकल्प सोचा है वो बिल्कुल सही है। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर के बनी हुई है। आप अगर इस विकल्प को चुन रहे हैं तो ये विकल्प है गलत।
लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद दोनों मिलकर के भारतीय संसद नहीं बनाती, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा जब राष्ट्रपति के साथ मिल करके ही संसद का रूप लेती हैं। संसद का मुख्य काम क्या है? संसद का मुख्य काम है कानून को पारित करना। क्या काम करना है? कानून को पारित करना, यानी लेजिस्लेशन। ये संसद का मुख्य काम है। और ये होता कैसे है? ये होता है कि कोई भी बिल जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या हो, पास होने के बाद जब वो राष्ट्रपति उस पर क्या कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है, तब वो बिल से क्या बन जाता है, वो बिल क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून, यानी विधि बन जाता है। इसलिए संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों की संयुक्त इकाई को कहा जाता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों की संयुक्त इकाई को कहा जाता है। लोकसभा में, वर्तमान लोकसभा में सदस्य कितने हैं? लोकसभा के सदस्य हैं 543। राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? राज्यसभा के सदस्य हैं 245। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का, या उससे कम। उससे कम कहने का मतलब अगर उस बीच के दौरान लोकसभा भंग हो गई और नेक्स्ट चुनाव कराया गया तो उनका कार्यकाल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। वहीं जो अपनी राज्यसभा है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यानी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का, और हर वर्ष इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? हर 2 वर्षों पर इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने का मतलब नए सदस्य हर 2 वर्षों पर चुने जाते हैं। ठीक है, ये आप फिगर देख रहे होंगे, संसद का फिगर, तो कहेंगे ये तो संसद है नहीं। हाँ, अब आने वाले समय में भारतीय संसद यही होने जा रहा है। यही जो है सेंट्रल, केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, वो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, यानी पुराना जो अपना संसद भवन है उसकी जगह जो है रायसीना हिल्स से लेकर के राजपथ के बीच में इस नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां पहले से अधिक जो है लोकसभा और राज्यसभा में लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी, और पूरा का पूरा सचिवालय भी जो है यहीं आ जाएगा। ठीक है, पुरानी लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति भवन, इन सब के वास्तुकार कौन थे? इन सब के वास्तुकार थे एडविन लुटियंस। कौन थे? एडविन लुटियंस। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब देखते हैं नेक्स्ट सुर्खी क्या है। अपनी नेक्स्ट सुर्खी है S-400 मिसाइल सिस्टम का खत्म होने वाला है इंतजार, ट्रेनिंग के लिए भारतीय सैनिक जा रहे हैं रूस। ये आपकी सुर्खी है, और प्रश्न भी पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि S-400 मिसाइल सिस्टम भारत किस देश से खरीद रहा है? आपने देखा कि अरे वाह, इसका तो जवाब प्रश्न की सुर्खी में ही दिया गया है। क्या? S-400 मिसाइल सिस्टम की ट्रेनिंग के लिए भारतीय सैनिक कहाँ जा रहे हैं? रूस जा रहे हैं। यानी S-400 मिसाइल सिस्टम भारत किस देश से खरीद रहा है? भारत खरीद रहा है रूस से, और इसीलिए अमेरिका थोड़ा सा चिंतित है, और वो भारत को कभी कभी जो है दबे स्वरों में कहता है कि हम आपके ऊपर भी प्रतिबंध लगा देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि S-400 सिस्टम जो है दुनिया का सबसे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है। इसका काम क्या है? इस मिसाइल सिस्टम का काम क्या है? इस मिसाइल सिस्टम का काम यह है कि दूर से, यानी दूसरे देशों से आने वाले रॉकेट को ये पहले से डिटेक्ट कर लेता है, और स्वयं एक मिसाइल जो है ले जाकर के उसको क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी आपके ऊपर अगर अटैक होने वाला है तो जो भी, जिस भी मिसाइल से या जिस भी वायुयान से अटैक होने वाला होता है, उसको ये डिटेक्ट करके और उसको अपनी सीमा रेखा के अंदर आने से पहले ही उसको क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए अमेरिका बहुत चिंतित है, और ये बहुत ही महंगी रक्षा खरीद प्रणाली है। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका जो है दबाव बना रहा है कि आप लोग हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड खरीदिए। क्या खरीदिए? थार्ड। अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का क्या नाम है? थार्ड नाम है। थार्ड का पूरा नाम है थंडर हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। एरिया डिफेंस सिस्टम, ये अमेरिका का क्या है? ये अमेरिका का मिसाइल सिस्टम है, और अमेरिका दावा करता है कि हमारी मिसाइल सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा उन्नत है। लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका के इस दावे की पोल तब खुल गई थी जब सऊदी अरबिया में
सऊदी अरब जानते हैं आप? सऊदी अरबिया में वहाँ की जो सबसे बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है अरामको। अरामको क्या है? वहाँ की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी है। उस पर जो है आतंकवादियों ने ड्रोन और मिसाइल से हमला बोल दिया था, जबकि सऊदी अरबिया क्या था? थर्ड सिस्टम से लैस था, यानी वह अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस था, लेकिन फिर भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उस अटैक को नहीं रोक पाया। यानी अमेरिका जो दावा कर रहा था कि थर्ड सिस्टम जो है दुनिया का सबसे उन्नत सिस्टम है, वो इस हमले के बाद क्या हो गया? वो झूठा हो गया। इसलिए भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों को ध्यान देते हुए बिना किसी दबाव में रसिया का S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का निर्णय लिया। S-400 मिसाइल सिस्टम इस समय दुनिया का सबसे अधिक उन्नत मिसाइल सिस्टम है। रूस के बारे में बात हो रही है तो रूस और भारत जो है बहुत पुराने मित्र रहे हैं। रसिया और इंडिया सबसे पुराने मित्र रहे हैं। रूस जो है P5 का सदस्य देश है। P5 का मतलब हो गया संयुक्त राष्ट्र के जो 5 अस्थायी सुरक्षा के देश हैं, उसका सदस्य कौन सा है? एक रसिया है। अन्य देश कौन से हैं? अन्य देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। ठीक है, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस इसके P5 के अन्य सदस्य देश हैं। भारत और रूस ब्रिक्स समूह के भी हिस्सा है। किस समूह के? ब्रिक्स समूह के हिस्से हैं। आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा ब्रिक्स समूह में कौन कौन से सदस्य देश हैं? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये क्या है? ब्रिक्स समूह के सदस्य देश हैं। तो आज का ये जो है करंट अफेयर सीरीज यही समाप्त करते हैं। आप इन सबको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरा आपसे निवेदन है अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाएं। एक और बड़ी खुशखबरी है कि हमारा यूपीएसआई का बैच जल्दी ही जारी होने वाला है। जल्दी ही हम लोग यूपीएसआई के लिए डेडिकेटेड बैच चालू करने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.coaching.in पर लॉगिन करते रहें। इस पे लगातार आपको अपडेट्स मिलता रहेगा, या फिर फोन करें 97 93 37 10 24 पे। जय हिंद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।